नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार आखिर कहते किसको हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीला के यदि टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे पी जोड़ ला। यदि पीला के और भी टुकड़े किए जाएं तो वो होंगे पम हलंत जोड़ दीर्घिकार तथा लम हलंत जोड़ आ। अब यदि पम हलंत दीर्घिकार ल हलंत आ करके भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियां वर्ण कहलाती है यदि ध्वनियां दो ही प्रकार की होती है, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। और अगर हम देखें हिंदी में वर्णों की संख्या, तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां और लिखे जाने वाले लिपि चिन्हों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोल सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 हैं, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो, दीर्घ, री, ए, ओ और औ। ये सभी ध्वनियां ऐसी है जिसका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। जैसे अ, हर्षी, हर्षु मूल स्वर है। ये हस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री यानी रोम हलन प्लस हर्षिकार के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ ही शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री का रोम हलन प्लस हर्षि होता है। अब हम स्वर के भेद देखते हैं। स्वर के भी दो भेद होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ। हर्ष स्वर की नहीं करते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये तीन होते हैं, अ, हर्षी, हर्षु और री। वहीं दीर्घ स्वर की बात है तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दोगुना का समय लगता है। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, आ, दीर्घी, दीर्घ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि जैसे ध्वनियों में काफी समय लगता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि हर्ष स्वर की तुलना में दोगुना समय लगता है। इसके बाद प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि इन दोनों की अपेक्षा जो है ज्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर में अनुस्वर और अह विसर्ग आता है। इसके बाद है व्यंजन। हम लोग व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप में व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे हम प बोलते हैं तो प का उच्चारण करने पर प हलन प्लस अ की सहायता से उच्चारित होता है। ये वाले चिन्ह को हम लोग हलंत बोलते हैं, ये हल चिन्ह, ठीक है। व्यंजन के स्वर रहित होने के परिचायक हैं। ये वाले चिन्ह का प्रयोग करने से समझ में आता है कि इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है तो उसके अर्ध रूप का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब मान लीजिए प लिख रहे हैं तो इसको आधा प ही हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे अपराहन, अपराहन में ये ह जो है हलंत लगा हुआ है, ठीक है। पार्टी, पार्टी में भी ये ठ आधा है। विद्या, विद्या में ये तम हलंत है तो ये भी आधा है, इत्यादि। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। हिंदी व्यंजन निम्न अनुसार है। क हलंत, ख, गम हलंत, घ हलंत, अंग इत्यादि ये सब है, ठीक है। स्वर युक्त व्यंजन का उनका वर्गीकरण। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे हम लोग क ख अंग बोलते हैं, ठीक है। तो क वाले को हम लोग क वर्ग बोलते हैं। च वाले जो च से स्टार्ट होता है उनको च वर्ग बोलते हैं। जो ट से स्टार्ट होता है उनको ट वर्ग बोलते हैं। और जो त वर्ग से स्टार्ट होता है उन्हें त वर्ग बोलते हैं, ठीक है। जो प से स्टार्ट होता है उन्हें प वर्ग बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद है नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में क्या होता है, जैसे हम लोग अंग, या, ना, ना या मा बोलते हैं, इनका उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ, तो ऐसा साउंड आ रहा है कि हम लोग नाक से बोल रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है इसमें कंठ और तालु जो है इनका भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि जीभ जो है हमारे ऊपरी भाग से टच होता है, जैसे य, र, ल। इसमें जीभ हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर सटता है, ठीक है। इसके बाद है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आते हैं। इन वर्णों का उच्चारण जो है उच्चारण के आसान के साथ प्रवास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं स, जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, हवा का जो है अवरुद्ध हो रहा है, ठीक है। हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से, और मूर्धन्य स का उच्चारण करते समय मूर्धा से, तथा दंत स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। जैसे बोल रहे हैं स, तो इसमें जीभ का दांत से संपर्क होता है, ठीक है। इसके बाद संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन आते हैं, ठीक है। इनका विस्तार निम्न प्रकार है। जैसे हम लोग बोलते हैं अक्ष, तो इसमें कम हलन प्लस मूर्धन्य स में हलन प्लस अ, तब जाके ये अक्ष बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं त्र, तो त में हलन प्लस र में हलन प्लस अ, तब जाके ये त्र बनता है। इसके बाद है ज्ञ। ज्ञ में आता है ज में हलन प्लस या में हलन प्लस अ, तब इसको हम लोग ज्ञ बोलते हैं। इसका स्र, स्र में आता है तालव्य स हलन प्लस र में हलन प्लस अ, तब जाके यह स्र आता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण आधा ग और य होता है, इसलिए इसका विस्तार ग में हलन प्लस य में हलन प्लस अ बराबर ज्ञ की तरह भी अब होने लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।